तो आज हेलो एवरीवन आज हम अपने थर्ड लेक्चर में हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर जो किया जिसमें पहले हमने डिस्कस किया था केपलर्स लॉ। सेकंड लेक्चर जो डिस्कस किया उसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, और आज हम तीसरे पे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्चुअली क्या हुआ, न्यूटन ने बताया था, आपने पढ़ा था कल लॉ में कि न्यूटन ने बताया था कि जो हमारा फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये m1 और ये m2, कल पिछली बार बताया था मैंने आपको, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस d है तो f इज क्या होता है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर। हाँ कि ना, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। अच्छा, कुछ लोग इसको r भी ले लेते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन। ये चीज बताई थी आपको, इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से प्रूफ करके दिखाया गया, आपको बताया गया कि कैसी चीजें होंगी। इसमें कुछ चीजें बेसिक सी लगेंगी। आपको केपलर्स का थर्ड लॉ याद है, क्या क्या याद है बेटा, कि टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब याद है, इज इक्वल टू क्या होता था, के। अगर आपको ये भी याद होगा, है ना, थर्ड लॉ था केपलर्स का। और ये अब इसको हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कि फोर्स कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्टेंस के। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है, तो वो बॉडी इज कवरिंग यूनिवर्सल, क्या बोल सकते हैं इसको, ये बॉडी क्या कर रही है, एक सर्कल में अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। और एक सर्कल का पूरे का डिस्टेंस हो जाता है इसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, पता है, 2 पाई आर। क्या करते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूं तो एक कंप्लीट राउंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन अगर उसने पहला सर्कल कंप्लीट करने में लिया टाइम टी, फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट 2 पाई आर, दूसरा सर्कल फिर से कंप्लीट किया तो भी टाइम कितना लेगा, टी। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस कौन से हैं, 2 पाई आर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम टी, यानी यहां से यहां तक आने में, एक राउंड लेने में भी टाइम टी लगा, यानी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ भी मान लो, लेट्स से 15 सेकंड, और दूसरा राउंड करने में भी कितना लगे, 15 सेकंड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये किस सर्कल में हो रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पिछली क्लास को याद करो कि मैंने बताया था कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, याद होगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे डिनोट करते थे, mv²/r। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैंने कहा एक बार बता देता हूं आपको कैसी चीजें आई हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv²/r। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें पता है, आप मुझे बात बताओ कि अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, टाइम कितना लगा, टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या देता है, स्पीड यानी वेलोसिटी देता है कि नहीं देता। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, और टाइम लगा लेट्स से टी, कैपिटल टी मान लो भाई, सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक कंप्लीट कितना लगा, टी, टाइम पीरियड जिसे बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का mv²/r। क्या मैं v की जगह, ये v है, क्या मैं इस v की जगह v²/r की जगह 2 पाई r/t डाल दूं, चलेगा। तो 2 पाई r/t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना। चले आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। इसको स्क्वायर करो तो हो जाएगा m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर। एक आर कट गया, है कि नहीं। अच्छा, तो क्या हो गया हमारे पास, m, सो 4 बाहर ले लो, 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं ऊपर नीचे, याद रखो, ऊपर भी नीचे भी टी आर स्क्वायर और ऊपर भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि है, नहीं है ना, है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो मुझे एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m r का क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। वेरी गुड। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना कि अगर मैं इस चीज को याद रखो, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या था? के था। लेकिन अगर मैं आर क्यूब बाई टी स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा? उल्टा, रेसिप्रोकल। इसको भी उल्टा किया तो के बाई 1 भी था। के का मतलब क्या था? के बाई 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई के। थोड़ा समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन समझोगे। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, के नीचे आ गया। तो यहां आर क्यूब बाई टी दिख रहा होगा, टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई के। क्या हो जाएगा? 1 बाई के। समझ में आया? देख लो इसको। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। बचा क्या उसके बाद हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर m, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर की जगह तो मैंने लिख दिया के। बचा क्या? आर स्क्वायर। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फोर्स जो है मेरा क्या है? ये सब कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अब आप आर स्क्वायर पे ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था डी को ही मैंने आर माना था। तो ये चीज दी हुई है आपको, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई आर का स्क्वायर, डी की जगह आर लिख सकता हूं। हेंस प्रूफ्ड। समझ में आए? आपके मतलब की उतनी चीज नहीं है, आपको बस ऐसे समझने के लिए आपके लिए ठीक है। ठीक है, इसे एक बार नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। क्या बताया था? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था आपको। मैंने बताया था कि जैसे हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा वैसे अर्थ भी अपने ऊपर एक, अर्थ का मास क्या मान लिया? m। याद करो अर्थ का मास मैंने कितना दिया था आपको? 5.98 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg, या फिर कई बार इसको 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ मैंने आपको बताया था, ये मास ऑफ अर्थ है, ये RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ये कितना था? 6400 किलोमीटर था कि नहीं था? इसको मीटर में चेंज किया तो कितने जीरो आ गए थे? कितने जीरो आ गए थे? 3 जीरो आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रखना, ये आपको 2 स्टैंडर्ड चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब क्या कह रहा है कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में महेंद्र ही है, महेंद्र के ऑब्जेक्ट का पिछले क्वेश्चन में वेट करोगे तो महेंद्र का वेट कितना था? महेंद्र का मास कितना था? महेंद्र का मास था 75 kg। कितना था? 75 kg। तो सही महेंद्र जो था, महेंद्र का मास कितना था? 75 kg। अब न्यूटन ने क्या बताया हुआ है? न्यूटन ने बताया हुआ है कि जी की वैल्यू क्या होती है हमेशा? आपको पता है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है कि नहीं? ये बताया हुआ है। G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, d स्क्वायर, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, r और d से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप हमेशा जब मास लेते थे 2 ऑब्जेक्ट्स का तो हमेशा उसके सेंटर से लेते थे। तो अर्थ का भी क्या होगा? यहां पे कहीं सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो ये क्या होगा? रेडियस। अब ऑब्जेक्ट ना अर्थ के एकदम पास में है तो आप उसको डिस्टेंस रेडियस ही ले सकते हो, क्योंकि भाई अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं तो अर्थ के हम पास ही तो कर रहे हैं जनरली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 m2, यानी d जो हो जाएगा, ये d जो हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। हमेशा याद रखना, जब अर्थ इंक्लूड होगी तो जनरली रेडियस और अर्थ, मास कोई ऑब्जेक्ट का, तो जो d है वो हमेशा क्या होगा? r। क्या होगा बेटा? r। ठीक है, लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। g क्या है? 6.67 है ना, इंटू 10 रेज टू पावर -11। m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, मास ऑफ अर्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 75 मैंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया। m2 क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ अर्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट m1 को ये मास, बड़ा मास अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? ले लो 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg अपॉन d क्या है? रेडियस, और रेडियस किसका स्क्वायर है? 6400, याद रखो मीटर। हमेशा आप इसको किस में करोगे? मीटर में। स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया मैंने, है कि नहीं? इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप बोलोगे सर कैसे करेंगे? करने की कोई बात नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, ये 2 3 5 और 5 5 10 जीरोस हैं। कितने हैं? 10 जीरोस। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व,
तो कैसे करोगे सॉल्व, पता है आपको? f इज इक्वल टू, मैं यहां पे आ जाता हूं, f इज इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास 64 इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करोगे? माइनस का मतलब होता है नीचे, माइनस का मतलब क्या होता है? नीचे। तो पहले मैं लिख लेता हूं 6.67 75 इंटू 6 10 रेज टू पावर -11 एंड 10 रेज टू पावर 24 नीचे 64 इंटू 64 और जो 10 जीरोस हैं वो 10 की पावर 10 लिख लेता हूं, हाँ कि ना? अगर मैं 10 की पावर क्या लिख लूंगा? 10। अब सिंपल सी बात है, अगर 10 की पावर 10 लिख लिया मैंने तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 6.67 75 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू, अब ये 10 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? -11 पहले से था, -10 और जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 24 तो पहले से पहले ही था, ठीक है? -10 और -11 कितना हो जाएगा? बताओ, नहीं याद? अरे इजी है, 10 रेज टू पावर -21 और 10 रेज टू पावर 24 पावर ऐड हो जाती हैं ऊपर, ठीक है? ये मैथ्स की चीज है, 64 इंटू 64, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? -21 और +24 इसको भी ऐड करोगे तो -21 में 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो, -3 नहीं, +3। कितना हो जाएगा? +3। क्यों? क्योंकि प्लस ज्यादा है तो हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64। इतना तो आप करने की ताकत रखते हो कि नहीं रखते हो? अगर नहीं रखते हो तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता कितना आएगा? लगभग पता, आपकी बुक में 733 न्यूटन आएगा फोर्स, ठीक है? तो ये बेसिकली ये आपका एक क्वेश्चन है जो बुक में दिया गया है, उसी का क्या है, मैंने आपको क्या कर दिया है, उसको सॉल्व करके दिखा दिया है कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है? अर्थ के रेस्पेक्ट में याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक मास अगर अर्थ है दूसरा तो m2 को आप अर्थ ले लेना, और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है तो d को क्या ले लेना? r। ये हमेशा के लिए वैलिड है। क्या है बेटा? हमेशा के लिए वैलिड है, ठीक है? इसको आप नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ 64 kg टुवर्ड्स इट, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? सिंपल सी लॉजिक है, मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, अर्थ है तो अर्थ का मास आपको पता होगा, मैंने अभी बताया 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg ले सकते हो या फिर 5.98 ले सकते हो, बट आप अभी 6 लो, ठीक है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर या फिर 6400 मीटर। कितना? मीटर, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? G की वैल्यू अपने को पता ही है, 6.67 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये भी पता है, सब तो पता है अपने को, बस क्या है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स दूसरा भी पता है, ठीक है? तो m1 और m2 मैंने बताया था, m1 आप ऑब्जेक्ट को ले लो, m2 आप किसको ले लो? अर्थ को ले लो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब r या सॉरी d का स्क्वायर आपकी बुक में जो लिखते हैं d का स्क्वायर, अब कैसे करोगे? G तो पता ही है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। m1 मास ऑफ क्या है? किसका है मास? ऑब्जेक्ट का ले लो। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 64 kg, मैंने आपको दे दिया, आसान है। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू पावर m2 क्या होता है मास ऑफ अर्थ? 24 kg। और रेडियस d, यानी मैंने बता दिया था d आप किसको ले लोगे? रेडियस ऑफ अर्थ को, यानी 6000, ये दिख रहा होगा आपको, मीटर। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करो और मुझे आप आंसर बताओ, ठीक है? 1 मिनट इसको सॉल्व करो। तो किया सॉल्व? नहीं किया? चलो मैं बताता हूं। 64 है, एक तो 64 सीधा उड़ गया, ये 5 जीरोस और ये 5 जीरोस, सेम वही 6.67 10, ये 6 को इधर साथ में लिख लो, 10 रेज टू पावर -11 हो गया, 10 रेज टू पावर 24 हो गया, राइट? नीचे एक 64 गया, 5 जीरोस मिला लो तो 10 रेज टू पावर 5 और 5 मिला के कितने हो गए? 10। एक 64 तो चला ही गया, बचा कितना? एक 64, ठीक है? ये ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 6.67 इंटू 6/64 है ना, इंटू 10⁻⁻11, ये ऊपर चला गया तो -10, 10⁻24। इसको तो हमने अभी भी किया था। इसका पूरे का पूरा आंसर कितना होता है 10⁻3, क्योंकि ये माइनस कितना हो जाएगा 21 और +24 मिला के 3, नीचे क्या हो जाएगा 64। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो मैं आपको सीधा आंसर लिख के बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻3 न्यूटन, या फिर 3 जीरोस हैं साथ में है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 625 न्यूटन फोर्स। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप m1 को मास लोगे, किसका लोगे, ऑब्जेक्ट का, m2 मास ऑफ अर्थ, पास में है अर्थ के तो d क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आ गया? ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप इसे ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करो, उसको देखो मत, उसमें कैलकुलेशंस खुद से ट्राई करो, कोशिश करो कि आपको ये क्वेश्चंस आए, ठीक है। एक्सरसाइज में भी हैं 1-2 क्वेश्चन, आप वो भी करो, ठीक है। और करके हम नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक शॉर्ट में भी बताऊंगा। आपको पता है कि हम अब क्या नई चीज देखने वाले हैं, एक नई चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरप्राइज ना? चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं सरप्राइज। तब तक के लिए इसे पढ़ो। टेक केयर, बाय।